हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत और साहित्य, इस पर डिस्कशन करेंगे। न्यू यूनिट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं, तो हम लोग वन टू वन करके इन सब चीज़ों को देखेंगे कि क्या है। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन है, जो चीज़ें हैं, उनको हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ में इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब निकाल करके और आपके टेस्ट में लगा दिया जाएगा। इवन यहाँ तक कि अगर कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होंगे तो उनको भी लगाया जाएगा, जिससे ये होगा कि आप चीज़ों को स्मूथली कर पाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास को अगर पढ़ना है तो इसको हम बेसिकली मेन रूप से देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले जो मतलब जो है पाषाण काल था, वो जो प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा एक प्राचीन काल, और तीसरे नंबर पर मध्यकाल, और चौथे नंबर पर आधुनिक काल। यानी इसको मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश इस मामले में काफी समृद्ध रहा है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यानी दो ऐसे स्थान है जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली बनता ही बनता है, एक तो आधुनिक काल और दूसरा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे उत्खनन सेंटर वहां पर बने हैं जहां से चीजें प्राप्त हुई हैं पाषाण काल के। तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात की जाए तो इसको हम मुख्य रूप से दो, एक तो पाषाण काल और दूसरा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। अगर हम पाषाण काल की बात करें भाई छात्रों, तो ये 42 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के और 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो है टाइम पीरियड इसमें आता है। और ताम्र पाषाण की बात की जाए तो 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 700 ईस्वी पूर्व तक का समय, ये जो है आपका ताम्रपाण। तो एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो पूरा पाषाण पाषाण काल है, इसको भी अगर हम देखें तो इसको हम बेसिकली चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, कहीं कहीं उत्तर और नव पाषाण को एक ही दे है, लेकिन आप इसको मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन जो बेसिकली आपका बन जाता है, कभी कभी वो जीएस का कंबाइंड टाइप का क्वेश्चन जो बन जाता है, वो है कि पूरा पाषाण काल इसकी मुख्य खोज क्या थी। ठीक है, क्या डिस्कवर करके रखते हैं, तो जो अग्नि का आविष्कार हुआ था, ठीक है, ये इसकी मुख्य खोज थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल का। और नेक्स्ट जो मध्य पाषाण काल है, ये क्या करता है, तो ये जो कृषि है और पशुपालन, ठीक है, तो कृषि और पशुपालन का काम इसमें शुरू हो गया था ये। ठीक है, खास तौर से जो पशुपालन का काम था, इसमें हंटिंग गैदरिंग का काम ये करते हैं। ठीक है, कृषि की जगह पर अगर हम बेसिकली कहें तो पशुपालन का काम, कृषि बहुत न्यून मात्रा में थी, पशुपालन का काम स्टार्ट हुआ था और हंटिंग गैदरिंग का काम शुरू कर दिए थे। ठीक है, उत्तर पाषाण की बात की जाए तो यहाँ पर जो है व्यवस्थित रूप से कृषि और पशुपालन का काम शुरू हो गया था। ठीक है, यानी ऊन के लिए, दूध के लिए, इन सब चीजों के लिए जो शुरू किया। नवपाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो नवपाषाण काल में जो पहिए का आविष्कार है, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है नवपाषाण काल की। ठीक है, तो ये एक पार्ट है, इसको आपको रखना है जो है दिमाग में। दूसरे अगर हम इसी तरीके से सबसे पहले एक मोटा मोटा जान लेते हैं कि क्या पढ़ना हम लोगों को, फिर उसके बाद में बात करेंगे। प्राचीन काल में क्या है कि वैदिक काल हो गया, महाकाव्य काल हो गया, महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया और मौर्योत्तर काल हो गया। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। यानी वैदिक काल हो गया, ठीक है, वैदिक को भी हम पोस्ट वैदिक और प्री वैदिक दो भाग में कर सकते हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल में। महाकाव्य काल जब महाकाव्यों की रचना हुई, महाजनपद काल जब महाजनपद जो है जो 16 महाजनपद थे, उसके बाद मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ही जो आपके जो गुप्त वंश है वो भी इसमें आ जाता है, और गुप्त के बाद में वर्धन वंश आ जाता है और छोटे छोटे राजा रजवाड़े आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो गया, ये आपका प्राचीन काल के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग मध्यकाल की बात करेंगे जब छात्रों, तो यहाँ पर 1206 से ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है जो आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत हो गया और उसके बाद में मुगल एम्पायर हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और मराठा काल। ठीक है, मराठाओं का उत्कर्ष होता है, और दो इसके पार्ट हो गए, एक होलकर और दूसरा सिंधिया। तो होलकर और सिंधिया ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, एमपी से, तो इसकी अच्छी स्पेशल तैयारी करके रखना है। आधुनिक काल की बात की जाए तो एक ब्रिटिश काल, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स थे, और दूसरा 1857 का क्रांति का समय, यानी 1857 की क्रांति के बाद किस तरीके से चेंजेज आते हैं, कांग्रेस की स्थापना होती है और
मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ता और आजादी तक। ठीक है, तो पूरा मिला करके ये आपका जो आपको चार्ट मैंने बना के दिया, इस पूरे चार्ट को अगर कवर करते हैं तो आपका इतिहास आएगा। लेकिन देखो पूरा हिस्ट्री तो इसी बेस पे, लेकिन इसको हमको जो एम्फसाइज करके चलना है वो मध्य प्रदेश के इतिहास को, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दे करके रखा है छात्रों वो मध्य प्रदेश का इतिहास है। तो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की, या स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर यानी ओवरऑल तो जानेंगे, ओवरऑल हल्का हल्का, लेकिन इसको बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो मध्य प्रदेश का इतिहास कैसे रहा, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक रूप से जानी जाती है, उन्हीं के केंद्र में रखते हुए पढ़ना। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल पर अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास का जो प्रारंभ है वो पाषाण, जैसे सब जगह का पाषाण काल से आरंभ होता है वैसे यहाँ का भी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत पुराने उत्खनन में पत्थर और विभिन्न प्रकार के स्थल पाए गए, और इनिशियल लेवल पर देखा जाए तो मानव जो है वो जानवरों की भांति जंगलों, पर्वतों, नदियों, घाटियों में विचरण करता था, कंदमूल फल, ठीक है, पशुओं के शिकार करना, इससे अपना भोजन प्राप्त करता था। इसको अगर बात की जाए तो विद्वानों ने क्या किया कि पूर्व पाषाण काल को, यानी पाषाण काल है उसको 3 भागों में बेसिकली डिवाइड कर दिया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्व पाषाण काल इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, इस चीज का मेंशन हुआ था आग का। मध्य पाषाण काल की बात की जाएगी तो इसमें क्या हुआ था, ये थोड़ा सा विभिन्न प्रकार के वेपन्स बनाना, अपडेटेड वेपन्स, यानी वेपन्स तो यहाँ भी बनते थे लेकिन औजार, लेकिन अच्छे औजार बनने लगे, यहाँ पर कृषि का आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन ये शुरुआत हो जाता है। उन्नत कृषि यहाँ पर उत्तर पाषाण में उन्नत कृषि, उन्नत व्यापार, ठीक है, ये सब अपना आरंभ कर चुके थे, और साथ ही साथ में जो है उन्नत कृषि, उन्नत पशुपालन, और साथ ही साथ में यहाँ पर पहिए का आविष्कार एक जो है ये बड़ा मतलब कह लीजिए कि फेमस था। तो इसको आपको दिमाग में रखना, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए हुए थे। और इसके अलावा पूर्व पाषाण काल उसकी कुछ साइट्स हैं जहाँ से मेन क्वेश्चन आप लोगों का जो पूछा जाता है एमपी के अंदर में, वो आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी एक पेपर भी हुआ है, उस पेपर को भी जल्दी करा दिया जाएगा आप लोगों के पास में। तो है क्या एक्चुअल में कि जब आप देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि एंशिएंट के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान, यहाँ पर पुरातात्विक स्थल कई पाए गए, इसलिए बहुत ही फेमस है और वो आते हैं। तो इस काल के अगर हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो इस काल के औजार बिना बेंट के होते थे, यानी बेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है कि बिना बेंट वाले जो औजार थे, वेपन्स थे, यानी जिसमें लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो कौन था, पूर्व पाषाण काल था, ये ध्यान रखना। तो इसमें था हस्त कुठार। ठीक है, यानी इनका जो मेन इस समय का जो पूर्व पाषाण काल का जो मेन वेपन्स था जिससे अपना शिकार करते थे वो हस्त कुठार यूज करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसके अलावा खुरचनी थी, मुष्ट था, कुठार था, मुष्ट कुठार हो गया और कोड हो गया, ये इस समय के मेन औजार थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पाषाण काल, हस्त कुठार, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। ठीक है, हस्त कुठार इस समय का मेन, ठीक है, प्रमुख रूप से था, और साथ ही साथ इसके अलावा खुरचनी, मुष्ट कुठार और कोड। ठीक है, तो हस्त कुठार, मुष्ट कुठार, खुरचनी और कोड, ये आपको इतना याद करके रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ये कुल्हाड़ियां नर्मदा, ये जो कुल्हाड़ियां हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मतलब तो नर्मदा जो घाटी है, ठीक है, तो नर्मदा घाटी के अगर उत्तर में देवरी, ठीक है, सुखचाई नाला, बुधाना, केन घाटी, जो केन घाटी है, उसके बाद में बरखस, संग्रामपुर और दमोह जिले से प्राप्त हुई है। तो ये आपको जो ध्यान रखना है कि ये जो नर्मदा घाटी का उत्तर वाला भाग है, अगर एमपी का मैप इस तरीके से अगर आप देखें तो इसमें जो ये नर्मदा नदी आती है भाई छात्रों, ये, और इस नर्मदा नदी के उत्तर वाले भाग में, यानी ये सब जो प्लेस हैं यहाँ सब की अगर बात की जाएगी तो इन्हीं प्लेसों में इस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं। और क्या है, देवरी, सुखचाई नाला। ठीक है, तो ये पूछा गया है ये किस काल के हैं, तो देवरी या सुखचाई नाला या बुधाना ये किस काल के हैं, या संग्रामपुर ये किस काल, या दमोह के बारे में पूछा जा चुका। तो ये सब किसके, तो ये है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं जहाँ से कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भाई छात्रों तो अमरकंटक के होशंगाबाद जिले में अमरकंटक की जो पहाड़ी, वहां से विस्तृत नर्मदा नदी जो घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि किस साइड से
कहाँ से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, यानी जो स्तनधारी पशु थे, ठीक है, उन पशुओं के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक, जो नर्मदा घाटी है वहां से प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो होशंगाबाद जिले नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए। इसी तरीके से हम लोग देखें आगे कि भारत के पूर्व पाषाण युग का महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य जो है 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में किया गया था। 1935 का जब समय आया तो उस समय डिटेरा के नेतृत्व में एल विश्वविद्यालय अमेरिका का कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन वहां से किया गया था डिटेरा के नेतृत्व में। और इस अनुसंधान का जो क्षेत्र था वो कहां से कहां तक विस्तृत था, वो कश्मीर घाटी से लेकर के साल्ट रेंज तक, यानी कश्मीर से लेकर के गुजरात का जो साल्ट रेंज है वहां तक विस्तृत था और ये किया गया। पुरातत्व एक विशेषज्ञ हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट में पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सोनकी, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने क्या किया था कि 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उत्खनन के दौरान मानव जीवाश्म, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मानव जीवाश्म, मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। तो सीहोर के हथनौरा नामक स्थान से, तो ये आपको इतना याद रखना, हथनौरा, जो हाथ है नौरा है, तो वहां से क्या प्राप्त हुआ, मानव खोपड़ी, आप इतना याद रखें। जो अब देखा जाए तो जो अब भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीनतम है, तो अगर कहा जाए कि मानव अवशेष में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, हथनौरा से प्राप्त हुआ। भारत में मानव अवशेष का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, हथनौरा से प्राप्त हुआ, सीहोर जिले हथनौरा से, ठीक है। ये आपको याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यही सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको आपको माइंड में कब करके रखना। तो मानव जीवाश्म में सबसे पुराना साक्ष्य भारत में अब तक वो हथनौरा से प्राप्त हुआ, सीहोर से हुआ, और इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है किस नाम पे रखा गया, नर्मदा मानव, ठीक है। जो मानव वहां से प्राप्त हुआ उसको नर्मदा मानव करते हैं। अब आता है कि मध्य पाषाण काल, अगर हम लोग चले पूर्व पाषाण काल के बाद में, ठीक है, मध्य, इसमें क्या है कि जो बनाए हुए औजारों की कला थी वो पूर्व पाषाण काल के युग के उत्तरी चरण के औजार बनाने की कला पर, यानी पूर्व पाषाण काल में जो उत्तरी एकदम लास्ट चरण था उसी पे आधारित इस प्रकार की चीजें बनी हुई थी। लेकिन पूर्व पाषाण काल में थे क्या थे कि भद्दे थे, बेडौल थे, बड़े बड़े औजार बनते थे। लेकिन यह जब युग आ गया तो इस औजार में लघु परकता के प्राश्रय दिया गया, यानी छोटे वेपन्स बनाए गए जिनको हर कोई लेकर के चल सके, इजिली इनको यूज किया जा। पहले क्या थे, वेपन भद्दे थे, बेडौल थे, बड़े बड़े बनते थे। इन मध्य पाषाण काल में लघुता थोड़ा सा उसमें दिया गया। और इस समय अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, नर्मदा हो गया, इनकी जो सहायक नदियां घाटियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार के स्थल मध्य काल के आए। यानी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सबके जो है साक्ष्य प्राप्त हो। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर पाषाण काल की। तो उत्तर पाषाण काल में इस युग से संबंधित उपकरणों की अगर हम लोग पहचान की जाए तो यहाँ भी लघु रूपता से है, यानी उत्तर पाषाण, उत्तरोत्तर क्या हुआ, अगर कभी कथन कारण आ गया तो उत्तरोत्तर जो वेपन्स थे, हथियार थे, वो धीरे धीरे लघुता की ओर आगे बढ़े। अपने लघु रूपता के कारण लघु पाषाण उपकरण कहलाते हैं। तो लघु पाषाण उपकरण कब कहलाते हैं, इनको वो उत्तर पाषाण काल में, ठीक है, इनको लघु पाषाण उपकरण, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे इसमें कि इस युग के औजार कौन कौन से हैं भाई, जो लघु पाषाण उपकरण है, शल्क है, ठीक है, कोड हो गया, फलक हो गया, खुरचनी जो पूरा पाषाण माह में, बेधनी, ठीक है, बेधनी हो गया, सलम्ब हो गया, यह जो है तिकोनो हो गया, और अर्धचंद्राकार प्रमुख है। तो ये सब जो मेन है आपका जो पूछा गया, तिकोनो, अर्धचंद्राकार, शल्क हो गया, फलक हो गया, बेधनी हो गया और सलम्ब हो गया, ठीक है। ये बेसिकली पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सलम्ब, बेधनी, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, ठीक है, और शल्क, ये इतने इंपॉर्टेंट, इनको याद करके रखना है कि इस प्रकार के औजार का नाम किसमें है, तो मध्य पाषाण काल ना होकर के नव पाषाण काल में, ठीक है। तो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में इस प्रकार के औजार पाए गए। अर्धचंद्राकार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सलम्ब, ठीक है, औजार जो सलम्ब है वो किस युग का था,
खुरचनी जो है, खुरचनी तो मैंने बताया कि इसीलिए कुछ चीजें ऐसी थी कि जैसे कोई वेपन्स था तब भी चलता था आज भी, जैसे फैन तब भी चलता था आज भी, तो वैसे कुछ वेपन्स थे और ऑलरेडी भी बने रहे। लेकिन ये है कि सलंब हो गया, फलक हो गया, सल्क हो गया, अर्धचंद्राकार, ये सब जो है उत्तर पाषाण काल के पाए गए। ठीक है। अब आदमगढ़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है कि जो आदमगढ़ है ये कही है कि आदमगढ़ के उत्खनन में क्या हुआ कि उत्तर पाषाण युग से संबंधित स्तर से सीप की बनी हुई वस्तुएं, तो अगर ये पूछा जाए कि सीप की बनी हुई वस्तुएं किस काल से प्राप्त हुई, उत्तर पाषाण, कहाँ से प्राप्त हुई, तो आदमगढ़। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। आदमगढ़ जो है एक ऐसा स्थल है जहां से सीप से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं और जो कार्बन 14 की तिथि से निर्धारित की गई, यानी इनको पता लगाया गया कार्बन की तिथि से, तो ये उत्तर पाषाण काल। ठीक है। अब उत्तर पाषाण काल के बाद में कभी कभी मैंने बताया था कि नव पाषाण काल और आ जाता है। इसका प्रादुर्भाव कब और किस जात के द्वारा हुआ ये तो बड़ा मुश्किल है कि कौन इसको शुरुआत किया, लेकिन जबलपुर में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट हो गया, तिलवाड़ा घाट हो गया, ठीक है, और लमेटा घाट, तीन चीजें याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वहां पर नर्मदा घाटी के पास में भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लमेटा घाट, इसमें नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये याद रखना है कि नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो तीनों घाट याद रख लो, भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लमेटा घाट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जबलपुर के पास में। ये जबलपुर का भेड़ा घाट काफी फेमस है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो उसी के पास में तिलवाड़ा घाट और लमेड़ा घाट भी याद रखना है। ये कैसे घाट है, ये नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके रखना है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि रीवा संभाग, जो रीवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, यूपी से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, यूपी इलाहाबाद चित्रकूट के पास में, वहां पर रीवा संभाग के अंतर्गत जो सोन नदी की तलहटी है, ठीक है, और इटार पहाड़ हो गया, बनास हो गया और मोहन नदी, इनके मध्य अनेक नवपाषाण कालीन उपकरण की प्राप्ति, नवपाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति और कहां से हुई है, तो सोन नदी की तलहटी से हुई है। ठीक है, इटार से प्राप्त हुई है, इटार पहाड़ जो है, ठीक है, बनास हो गया और मोहन नदी, ये इतना याद रखना कि यहाँ से नवपाषाण, तो मोहन नदी से कौन सा जो है प्राप्त हुआ, नवपाषाण कालीन। ठीक है, नवपाषाण कालीन जो उपकरण है उनके प्राप्त। अब हम लोग बात करेंगे कि रीवा जिले में क्या हुआ, चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ जो तालाब है इसके निकट लघु पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए। तो दमोह जिले, तो ये याद रखना है कि चचाई जो जलप्रपात है किस जिले में है। एक तो ये ज्योग्राफी का भी सवाल बन जाता है, कई बार आता है, ठीक है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इस सब से जोड़ करके। तो चचाई जलप्रपात ये रीवा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रीवा चचा। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो बस एकदम से बिल्कुल, क्योंकि देखिए भाई मैंने छात्रों को बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक तो आप वहाँ हैं, आप एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं, आप ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको वैसे चीजें याद है। लेकिन अगर आप नहीं हैं, मान लीजिए ज्यादा ये सब जानकारी नहीं है, अपने लोकल एरिया की जानकारी है, ठीक है, तो वो क्या है कि उसको लर्न करने का, क्वेश्चन भी सामने होता है भाई छात्रों और आंसर भी सामने होता है, सिर्फ बताना होता है, क्लू मिल जाए, हाँ हाँ ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया जैसे चचाई जलप्रपात है तो आप इसको कहते हैं रीवा चाचा। ठीक है, तो रीवा चाचा बस इतना याद रखिए। ठीक है, रीवा चाचा, तो रीवा चाचा बस क्लियर हो गया। तो रीवा जिले में चचाई जलप्रपात हो गया, गोविंदगढ़ तालाब के निकट लघु पाषाण कालीन उपकरण गए। तो दो चीजें हैं, चचाई जलप्रपात के पास हुआ और गोविंदगढ़ तालाब, यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, लघु पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए हैं। और साथ ही साथ दमोह के दक्षिण पूर्व में संग्रामपुर घाटी से क्या प्राप्त हुआ है, 1866 में नवपाषाण कालीन अवशेषों की भी प्राप्ति। तो नवपाषाण कालीन कहाँ से प्राप्त हुआ, संग्रामपुर से प्राप्त हुआ। ठीक है, नवपाषाण कालीन अगर हम लोग बात करें कि नवपाषाण युगीन उपकरण जो है वो कौन, वो मध्य प्रदेश में कहा, अर्जुनी से प्राप्त हुआ, एरण से प्राप्त हुआ, उपडम से हुआ, ठीक है, गढ़ी से हुआ, मोरैला से हुआ, जतकारा से हुआ, जबलपुर से हुआ, दमोह से हुआ, नंदगांव से हुआ, बहुतराई से हुआ, मुरचेका से हुआ, मुनई से हुआ, सागर से हुआ, हटा और होशंगाबाद से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे स्थान हैं जहां से नवपाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है,
तो इनको आपको डन करके रखना है। और इस प्रकार अगर हम लोग देखें कि नवपाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण होता है। जो वर्तमान सभ्यता चल रही है, ये वास्तव में इसकी नींव कब पड़ी हुई थी? मुख्य रूप से स्पेशली वो नवपाषाण काल थे। ठीक है, ये क्लियर रखना। अब नवपाषाण काल के बाद में जब हम पाषाण मतलब हो गया पत्थर काल, पत्थर के बाद का जब काल होता है, पत्थर से अगर हम बाहर जब निकलते हैं तो अब आ जाता है मेटल, धातुओं का युग। और धातुओं में जो छात्र हैं तो सबसे पहले क्या प्राप्त होती है? कई बार क्वेश्चन कभी कभी क्रम में आता है। तो पाषाण से जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जब हम इससे या उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद में जब हम पढ़ते हैं तो फिर स्टार्ट क्या होता है? ताम्र। ठीक है, याद रखना है कि ताम्र हो गया, तांबे का बात हो जाता है, कॉपर की बात है। कि कांसे की, उसके बाद कांसा युग आ जाता है भाई छात्रों, कांसा ब्रॉन्ज की बात की जाती है। और उसके बाद में लौह युग, ठीक है, यानी आयरन की बात होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ताम्र की बात की जा रही है। ठीक है, कॉपर की बात, ताम्र, तो ताम्र पाषाण काल, कांस्य युगीन हो गया और लौह युगीन। अब इसी जो कांस्य युगीन की बात अगर की जाएगी तो कांसे की बात, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये है, ये कांस्य युगीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ गया, ताम्र से भी आगे बढ़ गया कांस्य युगीन। तो इसको आपको दिमाग में रखना। अब हम लोग इसी क्रम में, यानी पाषाण हम लोगों ने देख लिया, तो पाषाण के बाद में अगर हम लोग ताम्र, कांस्य और लोहे की तरफ में बढ़े तो उसको देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण युग, यानी पाषाण भी चल रहा था और तांबा भी आ चुका था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग लाने के कारण इस युग क्या क्या है? ताम्र। यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? लोहे का, कांसे का, तांबे का, सोने का, तो क्या हो जाएगा? तांबे, यानी जिसको हम कॉपर कहते हैं। तो कॉपर का यूज सबसे पहले किया और इसके पश्चात क्या हुआ? मनुष्य ने कांसे का, ठीक है, आविष्कार किया, यानी तांबे के बाद कांसा बनाया, इसीलिए इसको कांस्य युग के नाम से जाना जाता। और इसके बाद फिर आ जाता है लौह युग। ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाता लौह, यानी जो लौह युग है वो ताम्र युग और कांस्य युग के बाद आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज के बाद में ही आयरन एज आएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये सीक्वेंस है प्रॉपर है। अब हम लोग बात करेंगे कि विद्वान का, कुछ विद्वान है उनका क्या मत है कि 18th जो 8वीं सदी है उससे ईस्वी पूर्व ताम्र पाषाण युग में सिंधु घाटी की सभ्यता का सांस्कृतिक विस्तार मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा क्षेत्र तक। सिंधु घाटी की सभ्यता जहां पर ताम्र पाषाण काल से ही शुरुआत हो गई थी, ठीक है, और कांसा भी वहां पर। तो ये जो है कहाँ, ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ तक विस्तृत था सिंधु घाटी की सभ्यता? तो जो मालवा का क्षेत्र था वो वहां पर विस्तृत था, यानी जो मालवा वाला क्षेत्र है, ऊपरी भाग है जो राजस्थान और यूपी से जुड़ा हुआ है, वो है वहां पर नागदा या नवदा टोली। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मालवा क्षेत्र में कहाँ पर है? तो नगदा, नावदा टोली, ये कई बार पूछा गया, इसको आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कायथा, ठीक है, आवरा, फिर एरण हो गया, ये सब आज उत्खनन में इस सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी, मध्य प्रदेश के अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सांस्कृतिक विस्तार है वो कहाँ? जो मालवा का क्षेत्र था वो। ये आपको ध्यान रखना है कि मालवा का क्षेत्र इसमें, यानी मालवा क्षेत्र जहाँ पे नागदा, नवदा टोली, कायथा, आवरा, ठीक है, एरण, ये जो स्थान है वो सब किससे क्षेत्र से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। अब इसमें जो नवदा टोली, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना कि नवदा टोली के ताम्र पाषाण युगीन स्तर 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1440 ईस्वी पूर्व के बीच में मिलते हैं। तो नवदा टोली का टाइम पीरियड कब से कब के बीच में रहा है छात्रों? वो रहा है 1600 ईस्वी पूर्व से 1600 बीसी से लेकर के और 1440 बीसी का ये जो टाइम पीरियड रहा है। क्लियर हो गई बात? अब इसी में बात करेंगे कायथा उत्खनन। जो कायथा उत्खनन है ये क्या है? ये और भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 2015 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1380 ईस्वी पूर्व के स्तरीय प्रमाण उपलब्ध कराता है। तो कायथा की अगर बात की जाए तो 2015 से 1380, यानी थोड़ा सा देखा जाए तो और पहले चला जाता है, ठीक है, 2015 ईस्वी पूर्व चला जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एरण के उत्खनन में तो ताम्र पाषाण युगीन स्तर
2000 से लेकर के 700 ये भी टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है, और पुराना आ गया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2015, 2000 ये सब जो है। तो नावदा टोली, कायथा, एरण ये सब क्या है, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है। इसी प्रकार अगर हम लोग बेसनगर की बात करें तो ये बेसनगर भी क्या है, ताम्र पाषाण युगीन है, और 1100 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है इसमें मेंशन है, ठीक है। इन खननों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जैसे मंदसौर हो गया, शाजापुर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया पश्चिम, है ना, निमाड़ हो गया, धार हो गया, उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, देवास हो गया, भिंड हो गया, इन सब जिलों में जो खोजें की गई उसमें 30 से ज्यादा ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जो ताम्र पाषाण युगीन अवशेष में। तो भाई कई वहां पर है, लेकिन आप मुख्य रूप से जो याद रखना है वो आपको 4 कम से कम याद रख लीजिए। कौन कौन से मुख्य रूप से हैं, एक नागदा हो गया, तो नागदा, कायथा, नावदा टोली, एरण, ठीक है, ये जो ऐसे स्थान है बेसनगर जो आपके किससे संबंधित है, ताम्र पाषाण युगीन संबंधित है। अब हम लोग इसी में बात करेंगे कि विक्रम विश्वविद्यालय के श्री वाकड़, ठीक है, वाकड़कर के द्वारा चंबल, सिवना, रेतम, छोटी काली सिंध, पार्वती, बेतवा और गंभीर, ठीक है, इन नदियों में जो खोज किए गए इनमें 52 ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जो ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित मृद भांड, लघु पाषाण उपकरण सामग्री प्राप्त हुई है। याद रखना कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वाकड़कर, श्री वाकड़कर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने खोज किया, ठीक है, जो पुरातत्व विज्ञानी उन्होंने खोज करके बताया कि चंबल नदी हो गया, सिवना हो गया, रेतम हो गया, छोटी काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, बेतवा हो गया, ये सब ऐसी, गंभीर हो गया, ये सब ऐसी नदियां हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे स्थल प्राप्त हुए, 52 ऐसे स्थल की बात उन्होंने कहा। इसी क्रम में देखें तो गंगा यमुना दोआब में भी ताम्र निधियों, ठीक है, से मिलती जुलती निधियां भी प्राप्त हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ताम्र निधियां जो मिलती हैं वो ऐसी निधियां भी गंगा यमुना के दोआब में पाई गई हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मुगेरिया, ठीक, बालाघाट के पास में मुगेरिया, ये आपको याद रखना है कि मुगेरिया कहाँ से संबंधित है, बालाघाट। साथ ही साथ में जबलपुर और रामजीपुर से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ताम्रयुगीन जो ताम्रे के काल की जो मिलती जुलती निधियां हैं वो सब मुगेरिया से, जबलपुर से और रामजीपुर से प्राप्त हुई। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे भी देखें तो 1869 ईस्वी में जबलपुर से एक कुल्हाड़ी, वो भी किससे बनी हुई, तांबा व टिन से निर्मित एक कुल्हाड़ी जो है कि इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं 1869 ईस्वी में, ठीक है, मोस्ट में। जबकि 1970 में आगे चल करके डोंगरिया, ठीक है, तो डोंगरिया जो बालाघाट के पास में डोंगरिया है, वहां के समीप ग्रामीणों ने 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण प्राप्त किए। तो 102 चांदी के आभूषण और साथ ही साथ में 424 तांबे के आभूषण प्राप्त किए, कहां से, डोंगरिया बालाघाट से। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ शैलाश्रय, जो शैल के आश्रय हैं जहाँ पे आश्रय लेते हैं, और शैल चित्र जो बने हुए दीवारों पे ये प्राप्त हुए हैं, इनको आप लोग देख लें। तो कुछ शैलाश्रय और शैल चित्र कहाँ आते हैं, उनका स्थान जो मैचिंग करने के लिए आता है, इसको ध्यान लें। तो जो इम्पोर्टेंट शैलाश्रय या शैला चित्र है और उनका स्थान कहाँ से, इस पर हम लोग चर्चा करें। एक है लिखी छाज शैलाश्रय, ठीक है, तो ये याद रखना है कि लिखी छाज कहाँ पे है, तो ये करसा मुरैना में है, ठीक है, तो करसा मुरैना में लिखी छाज शैलाश्रय। एक है लिखी दंत शैल चित्र, तो लिखी दंत ये कहाँ है, चंदेरी अशोकनगर, ठीक है, तो चंदेरी अशोकनगर। दाता शैल चित्र जो है बना हुआ, ये बिजावर छतरपुर, ठीक है, क्लियर हो गया। चुरंगा गुंदी, ठीक है, चूरना गुंदी, तो चूरना गुंदी शैल चित्र ये कहाँ से, ये है कांटी, कांटी होशंगाबाद। इसी तरीके से निशानगढ़ काजरी शैल चित्र ये पंचमढ़ी होशंगाबाद से। इसी में बेलखंडार शैल चित्र ये भी पंचमढ़ी होशंगाबाद से। हरपाल, ठीक है, हरपाल ये शैल चित्र कहाँ से, हर्रापाल शैल चित्र ये बोरी होशंगाबाद से प्राप्त हुआ। झिंझारी शैलाश्रय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कटनी से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि जो झिंझारी शैलाश्रय है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, कटनी से। और इसी तरीके से एक और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो है
रानी माची शैलाश्रय, रानी माची शैलाश्रय ये चितरंगी सिंगरौली से प्राप्त हुआ है। तो चितरंगी सिंगरौली से प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे भाई छात्रों, हम लोग पूरा पाषाण काल पे काफी देर तक चर्चा किए, तो अब हम इसी क्रम में मध्य पाषाण काल जो ये है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल भारत के अगर हम लोग दक्षिण भाग में देखें तो पाषाण खंडों की कुछ समाधियां भी प्राप्त हुई हैं, पाषाण खंड की, जिन्हें महापाषाण स्मारक कहते हैं। महापाषाण दक्षिण भाग साउथ इंडिया में देखिए पाषाण की कुछ ऐसी समाधियां भी प्राप्त हुई। इस युग में अगर हम लोग देखें तो इसका निर्माण हुआ, उसे महापाषाण काल कहा जाता है। यानी महापाषाण काल क्यों कहा जाता है मध्य पाषाण, क्योंकि बहुत सारे पाषाण जो इस युग में क्या हुआ समाधि, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो वो महापाषाण काल समय, और इन समाधियों में लौह सामग्री प्राप्त होती है। इस कारण यह काल दक्षिण भारत के लौह युग से संबंधित था। तो साउथ इंडिया में लौह युग माना जाता है इस महापाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को। अगर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश में ये स्मारक कहाँ मिले हैं, सिवनी और रीवा जिलों में पाए जाते हैं। ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के में जो ऐसे स्मारक हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो सिवनी और रीवा से। तो ये याद रखना कि मध्य पाषाण काल के स्मारक मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए। तो मध्य पाषाण काल में जो प्राप्त हुए हैं वो दो जगह से, एक सिवनी और दूसरा रीवा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे भी छात्रों जो है एक इसमें वैदिक युग की बात कर लेते हैं, ठीक है, वैदिक युग की। तो वैदिक युग क्या करता है, ये वैदिक युग का आदि ग्रंथ जो बना हुआ है वो ऋग्वेद, और जिसका उपवेद क्या है आयुर्वेद। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है पीसीएस वगैरह में, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, वो आयुर्वेद है। अब हम लोग बात करेंगे कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों में, अगर ऋग वैदिक कालीन जो आर्य हैं इनका विस्तार इतना नहीं हुआ था कि वो मध्य प्रदेश के किसी भाग तक पहुंच सके। यानी आपने देखा कि जो जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहीं पर आर्य लोगों का निवास था। तो ये वैसे भी मालवा के तक फैले हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी जो है भाग तक बहुत तेजी से विस्तार कर सके ऐसा नहीं था ऋग्वेद में। अतः मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का ऋग्वेद में न होना स्वाभाविक है। यानी ऋग्वेद के अंदर में मध्य प्रदेश की जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है, वैदिक कालीन जानकारी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में देखें तो कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो है अनार्य जातियों के बारे में मिलता है जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करती थी, और मुख्य रूप से इसमें निषादों का नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। तो निषाद जो थे मध्य प्रदेश के निषाद जातियों के जो नाम थे वो किस काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि निषाद जो है वो जो ऐतरेय ब्राह्मण में है वो किस काल से संबंधित है, तो भैया वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, वैदिक काल का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम महाकाव्य काल की अगर बात करें, ठीक है, जिसमें रामायण महाभारत लिखा गया, तो महाभारत काल के समय अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित अनेक ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें महाकाव्य काल में बहुत सारी घटनाएं हैं, उन्हीं घटनाओं में अगर हम लोग देखें तो एक संदीपनी आश्रम भी बना हुआ। संदीपनी आश्रम जो है वो क्या है, ये द्वापर युग में सबसे होता नहीं है कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, फिर कलयुग है। तो ये आपको याद रखना है कि सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, और उसके बाद में कलयुग हो गया। तो इसमें जो है द्वापर युग की अगर बात की जाए तो द्वापर युग संदीपनी आश्रम किससे संबंधित है, द्वापर युग में, और इसमें अवंती उज्जैनी में स्थित है। तो जो संदीपनी आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर वैदिक कालीन है, क्लियर कट है, उत्तर वैदिक कालीन। तो अवंती उज्जैनी में स्थित है, ठीक है, अवंती। इसमें क्या था कि ऋषि जो संदीपनी है इनका अंग और नाम क्या था, अंगिरस था, अंगिरस, ठीक है। तो ऋषि जो संदीपनी थे उनका और नाम जो है अंगिरस था, और ऋषि संदीपनी ने से उज्जैनी आकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो भगवान ये जो है श्री कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी जो यहाँ मथुरा से जुड़े हुए थे, ये सब कहाँ आकर के अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हुए थे, ये उज्जैन में,
ठीक है, उज्जैनी में संदीपनी आश्रम। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिमाग में रखना है। जैसे राम भी अपना शिक्षा प्राप्त किए, ठीक है, वशिष्ठी के पास में आकर के बस्ती में, वैसे ये लोग किधर है, मेरठ से चले गए एमपी की तरफ में, यानी ये लोग जो है देखा जाए साउथ की ओर चले गए और ये लोग नॉर्थ की ओर आ गए थे, ठीक है, ये दोनों चीजें। तो गुरु संदीपनी के आश्रम से क्या हुआ था भाई छात्रों, खत्म होने वाला है। तो गुरु संदीपनी के आश्रम से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक बातें, एक एक चीजें, अगर आप इसको इतना केवल जान लीजिए कि जितना टेस्ट करा गया आप सभी पूरे टेस्ट को अगर आप रिवाइज करते हुए चले चलते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आपको 100% कुछ न कुछ आपका चमत्कार होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वही एक टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो वहां पर कोई उसका बेनिफिट नहीं है। तो आप टेस्टों को, जैसे टेस्ट आपने लिया 100 और टेस्ट में थे मान लीजिए आपके 60 गए, 60 सही गए, तो जो आपके 40-30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कौन रिवाइज करेगा, इसको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये आपका रिकवर होगा। तो देखिए सारा काम योग और साधना का है, आपको इसको करना पड़ेगा छात्रों, तभी होगा। बाकी चीजें हम आपको एक बार डिस्प्ले कर दे रहे हैं, अच्छे से एक बार समझा दे रहे हैं, आप सिलेबस को देख ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो लिखने वाली नहीं है, बात करने वाली नहीं है, वहाँ क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने, सिर्फ उन्हें है अगर कभी ना बता देंगे, टिक कर देंगे, कर देंगे। जैसे आपने सुन लिया कि गुरु संदीपनी का आश्रम कहाँ पर था, तो अगर आपको पता है उज्जैनी तो खट से मार देंगे, और नहीं पता है तो आप अपना दिन भर अपना वहां दिमाग लगाइए। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया था, दरअसल संदीपनी भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी के गुरु थे, और इसी संदीपनी आश्रम के श्राप, जो संदीपनी गुरु जी थे उनके श्राप के कारण जो सुदामा थे श्री कृष्ण जी के मित्र, इनको जीवन दरिद्रता मिली हुई थी। आप लोगों ने सुना भी होगा छात्रों, ये आता है कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या वो निर्धन या हो कोड़ी। तो इस तरीके से अगर ये बात अगर आ जाती है तो वहां पर यही है कि इसको कपट का भाव नहीं रखना चाहिए, निष्ठुर भाव करके आप उन चीजों को समझिए, करिए और बड़े महान गुरु बनिए। उसके बाद में फिर जो है ये भाव आप अपना व्यक्त कर सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये शिक्षा और शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक मुहिम है। तो छात्रों आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ब्रेक करते हैं, और इसी क्रम में 1 to 1 करके हम लोग धीरे धीरे कर करके, क्योंकि ये बड़ा मेजर पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं पूरा हिस्ट्री में से। तो ये मेजर पार्ट है, बड़ा है, आराम से कूल होकर के पॉइंट केवल अगर आप इसके नोट करते हुए चलेंगे, मतलब या पॉइंट पे अंडरलाइन, जैसे मैंने बता दिया, लिख पढ़ करके आपको मैंने पीडीएफ में भेज दिया, आप इसके पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए बस। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ में आपके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे वो इन सब क्वेश्चनों को भी हम लोग उसमें लगाएंगे। तो मिलते हैं छात्रों नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।